आज मैं कामाक्षी सिंह आपको सुनाऊंगी हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित एक व्यंग, लेखक, संरक्षण, समर्थन और असहमति। प्रदीप पंत का एक पत्र मैंने मुक्तधारा 23 दिसंबर 1973 के अंक में पढ़ा। इससे पहले भी सत्ता और लेखक के संबंधों को लेकर ढेरों लेख लिखे गए हैं। हर 4-6 महीने में हम लेखक लोग कहीं गोष्ठी करते हैं और लगभग उन्हीं शब्दों में उन्हीं बातों को दोहराते हैं। जब लगता है कि गोष्ठी किए हुए काफी महीने हो गए तो फिर एक गोष्ठी करते हैं। विषय अमूमन वही होते हैं, नई भाषा की तलाश, लेखक और उसका परिवेश, सत्ता और साहित्यकार। फिर लगभग उन्हीं शब्दों में उन्हीं बातों को दोहराकर संतुष्ट होते हैं कि जलसा कामयाब रहा। जलसे बराबर कामयाब हो रहे हैं, पर सवाल जहां का तहां खड़ा है, राजनीतिक सत्ता और साहित्यकार का संबंध। इधर मध्य प्रदेश में भी राज्यपाल ने एक दिन लेखकों से मिलने के लिए उन्हें चाय पर बुला लिया था। मैं तो भोपाल निवासी हूँ नहीं, पर प्रतिक्रियाएं मैंने पढ़ी और सुनी। जो गए वे कहलाए पतित और बिके हुए, जो नहीं गए वे क्रांतिकारी, और झगड़ा शुरू हो गया। मैं जानता हूँ सरकार शब्द से अब डरने लगी है। वह साहित्यकार से संबंध स्थापित भी करना चाहती है, वह पेट्रोनाइज भी करना चाहती है, वह अपनी एक सांस्कृतिक इमेज भी बनाना चाहती है। मुरारजी भाई ने भी तो लेखकों को बुलाया था। सवाल यह है कि क्या कोई साहित्यकार बिल्कुल स्वतंत्र रह सकता है, लेखन से जीविका कमा सकता है, सरकारी नौकरी में जाकर आर्थिक विकास संबंधी मंत्री का भाषण लिखने से अपने को बचा सकता है? क्या रेडियो, प्रकाशन विभाग और अकादमियों में जाने के लोग को नकार सकता है? साथ ही दूसरी बातें भी उठती हैं। क्या रेडियो पर कलाकार की जगह भांड की नियुक्ति लेखक के अहंकार को तुष्ट करेगी? अकादमियों में क्या गंवारों को बिठा दिया जाए? प्रकाशन विभाग क्या अपढ़ों के हाथों में सौंप दिया जाए? विकास संबंधी मंत्री का झूठा भाषण लिखने के लिए लेखक मजबूर है, उसे बीवी बच्चे पालना है, पर इसके बाद भी रचना में वह सही बात कहने के लिए कम से कम भीतरी ईमान से स्वतंत्र है। मजा यह है कि भारतीय लेखक एक साथ 2 युगों में जीता है, मध्य युग में और आधुनिक युग में। वह कुंभन दास की तरह घड़े बनाकर नहीं जीता, पर कहता है संतन कहा सीकरी सो काम। वह रैदास की तरह जूते नहीं सीता, न कबीर की तरह कपड़े बुनता है, मगर बात उन्हीं के आदर्शों की करता है। यह एक छद्म क्रांतिकारिता है, इनाम लेने की कोशिश में पीछे नहीं, अकादमियों के लाभ के लिए बराबर प्रयत्नशील, अच्छी सरकारी नौकरी की बराबर तलाश में। मगर साथ ही यह नारा भी कि सरकार लेखक को खरीद रही है। आप तो बाजार में खुद माल की तरह बैठे हैं और खरीदार को दोष देते हैं कि कमबख्त हम लोगों को खरीद रहा है। फिर खरीदार क्या सिर्फ सरकार ही है? क्या इससे बड़े खरीदार नहीं है? और क्या माल बिक नहीं रहा? सरकार का विरोध करना भी सरकार से लाभ लेने और उससे संरक्षण प्राप्त करने की एक तरकीब है। लेखक ना बेचारा रह गया है ना भोला। वह जानता है कि सरकार का विरोध करने से कभी कभी समर्थन से अधिक फायदे मिलते हैं। सरकारें खुद चाहती हैं कि कुछ लेखक उनका विरोध करें, वे उन्हें पहचान लें और जो चाहिए दे दिवा दें। अति सरलीकरण के खतरे होते हैं। बदलते समाज में सरल फॉर्मूले भ्रम पैदा करते हैं। यशपाल जी का यह कहना ठीक है कि सरकार अगर लेखक को संरक्षण देगी तो आपसे समर्थन की मांग करेगी, मगर फिर भी मुझे यह बात अति सरल लगती है। सवाल है कौन सी सरकार, कैसी सरकार, उसका प्रोग्राम क्या है, वह किन मुद्दों पर समर्थन चाहती है? क्या हम अंधे की तरह यह मान लें कि लेखक और सरकार का शाश्वत शत्रु संबंध है या मित्र संबंध? संसदीय लोकतंत्र में क्या लेखक और सरकार के परस्पर संबंधों पर फिर से विचार करने की जरूरत नहीं है? क्या यह सही नहीं है कि सरकार के टोटल विरोध की बात वही लेखक करते हैं जिनके मजे में जिंदगी गुजारने के लिए एक दूसरे के जरिए हैं? क्या यह सही नहीं कि कल जो मंत्रियों के झूठे भाषण प्रेम पूर्वक लिख कर देते थे, आज सरकारी नौकरी छोड़कर दूसरे दरबार में चौबदार की हैसियत से क्रांति शूर की मुद्रा धारण करते हैं और सरकार की बुराई करते नहीं अघाते, क्योंकि प्रमोशन होना कोई दूसरी फटकार ले गया और सरकार विरोध फायदे देता है। मैं सरकार का कटु आलोचक हूँ। मैं जानता हूँ केंद्र और प्रदेशों की सरकारें कोई क्रांतिकारी सरकारें नहीं हैं। इनकी आलोचना होनी ही चाहिए, पर सवाल है आलोचना टोटल होनी चाहिए या मुद्दों पर? दूसरा सवाल है क्या हम लेखक ऐसी किसी आंदोलन में शरीक हैं जो इनकी जगह सच्ची क्रांतिकारी जनवादी सरकारों की स्थापना करे? फिर यह संरक्षण क्या चीज है? यह कोई अच्छा शब्द नहीं है। यह अक्सर पिछड़ी जातियों, आदिवासियों आदि के लिए काम में आता है। लेखक भी क्या इसी तरह से संरक्षण का आकांक्षी है और इसके साथ ही सरकार का समर्थन न करने की छूट भी चाहता है? आदिवासी छात्र जो सरकार से स्कॉलरशिप पाकर मजे में
हॉस्टल में रहकर पढ़ता है, रोज सवेरे प्रार्थना के बाद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और आदिवासी मंत्री की जय बोलता है। पर जब ये लड़के अलग बैठते हैं तब कहते हैं कि साले घटिया खाना खिला रहे हैं। मैंने कहा है, अति सरलीकरण के खतरे हैं। क्या लेखकों की अलग दुनिया है? होगी, पर सरकारी दुकान उस दुनिया में नहीं है। वह इन्हीं सब लोगों की दुनिया में है जहाँ लेखक हो सके तो झूठ कार्ड पर भी शक कर लेता है। लेखक क्या सरकार की टोटल आलोचना करे? यानी अगर सरकार कोई ठीक योजना आयोग से बनवा रही है तो भी क्या उसका विरोध ही करे, क्योंकि वह लेखक है और उसकी अलग दुनिया है। लुकाच ने कहा है कि कुछ भी प्रगतिशील कदम उठाने वाली सरकार की टोटल आलोचना करने वाला बुद्धिजीवी अक्सर हीरो बनने की कोशिश करता है, पर वह मूलतः क्रांति विरोधी शक्तियों का एजेंट होता है। वह जनता का आक्रोश सरकार की तरफ करके उन ताकतों को बचा ले जाता है जो यथास्थितिवादी और क्रांति विरोधी होती हैं। गो वर्ग संबंध दोनों के एक हैं। लेनिन ने कहा है, अति क्रांतिकारिता की बात करने वाले बुद्धिजीवी अक्सर बुर्जुआ के एजेंट होते हैं। वे सामाजिक क्रांति की तर्कपूर्व, योजनाबद्ध और यथाविधि प्रक्रिया में अड़ंगा डालते हैं। सवाल बुनियादी है, हमें उन्हें भारतीय परिस्थितियों में और नए परिप्रेक्ष्य में देखना है। इसमें न इंदिरा गांधी से मतलब है, न केदार पांडे से। कोई लेखक समाजवाद विरोधी नहीं है। इन लेखकों को यह भी मालूम होना चाहिए कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की नई पीढ़ी तुरंत क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन चाहती है। वह इस डेमोक्रेसी या संसदीय लोकतंत्र के धीमे और झूठे कार्यक्रम से संतुष्ट नहीं है। मुझे इस पीढ़ी से संपर्क के बहुत अनुभव है। ये तुरंत परिवर्तन चाहते हैं और बहुत परेशान हैं। ये आपकी एकेडमिक बहस पर लानत है। यथार्थ यह है कि लेखक एक विशिष्ट प्रकार का व्यक्ति है। इस अर्थ में होता है कि वह मानव जीवन के भविष्य के बारे में सोचता है। उसका एक स्वप्न होता है, कल्पना होती है। वह सामान्य लोगों से अधिक प्रबुद्ध भी होता है। उसका विशेष दायित्व है। क्या हम सिर्फ इस प्रश्न में उलझे रहें कि सरकार लेखक को संरक्षण दे या ना दे? लेखक सरकार का समर्थन करे कि ना करे, संरक्षण और लाभ लेकर भी वह क्या सरकार को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है? वे सवाल बुनियादी नहीं, सुविधा और असुविधा के सवाल हैं। मैं बहुत लेखकों को जानता हूं जो केवल सरकार विरोध को आइडियोलॉजी मानते हैं, पर मैं पूछता हूं कि अगर सरकार योजना बनाती है तो लेखक का रुख क्या होगा? अगर सरकार अन्न का राष्ट्रीयकरण कर रही है तो लेखकों का क्या रुख होगा? अगर कोई मुख्यमंत्री अपनी इमेज बनाने के लिए ही सही जनता के जुलूस में शामिल होकर मुनाफाखोरी के विरुद्ध वातावरण तैयार करने में सहायक होता है तो मैं उस जुलूस में जाऊंगा और उस मुख्यमंत्री को मजबूर करूंगा कि वह जनता को बताए कि वह क्या करना चाहता है। इसके बाद वह कुछ नहीं करता है तो मेरा यह लेखकीय अधिकार और धर्म है कि मैं कहूं कि तुम झूठे हो और स्टंट कर रहे थे। सवाल यह है कि लेखक अपने को आम जनता से जोड़ता है या नहीं। जोड़ता है तो वह हर सही जन आंदोलन में साथ देगा, वरना कमरे में बैठकर कविता लिखेगा कि हम तो मर गए, हम सुअर हैं, हमारी मरण तिथि यह है, हालांकि ठाठ से जी रहे हैं। योजना को यदि विकास का मार्ग स्वीकृत कर लिया गया है और है भी तो मैं योजना का समर्थन करूंगा, मगर योजना के कार्यान्वयन की खामियों की मैं कड़ी आलोचना करूंगा। जहां तक सरकार के हाथ बिकने वाले मामले का सवाल है, लेखक सोचें कि पैब्लो नेरुदा अगर फ्रांस में चिली का राजदूत हो गया तो वह क्या राष्ट्रपति एलेंडे के हाथों बिक गया? दोनों दुनिया छोड़ गए। मेरी प्रार्थना है कि लेखक कुछ बातों को ना भूलें। भारत में संसदीय लोकतंत्र है। संसदीय लोकतंत्र में लेखक सत्ता से अपना तालमेल कैसे बिठाया है? क्या वह इस व्यवस्था का अंग हो गया है कि संरक्षण चाहता है? क्या वह समर्थन देने को मजबूर हो गया है, या वह केवल स्टंट करके लोगों को बेवकूफ बनाना चाह रहा है, या वह छद्म क्रांतिकारिता ओढ़े हुए है? भारतीय बुद्धिजीवी और लेखक को रचनात्मक ईमान तथा जन आंदोलन में सहभागिता के साथ इन प्रश्नों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उसे अपनी स्थिति को तय करना चाहिए, कभी कभी एकेडमिक अंदाज में, जो वास्तव में एकेडमिक भी नहीं है। कुछ कह देने से कुछ नहीं होगा। मैं चाहता हूँ इस विषय पर विस्तृत चर्चा हो। धन्यवाद।